नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं विज्ञान विषय का लेसन नंबर 7वां और 7वें पाठ का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पाठ में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें रहेगी वो मैं आपको पहले ही अंडरलाइन करके बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट रहेंगे और उन पॉइंटों पे आपको अच्छे से ध्यान भी रखना है और उनको क्या करना है, याद भी करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले हम आपको टॉपिक बताते हैं। चलो सबसे पहले यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है, इसमें इसमें दे रखा है पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं वो क्या कहलाता है, उद्दीपन। तो सबसे पहले तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि उद्दीपन कहते किसे। तो ध्यान रखना, पर्यावरण में जो भी हो रहे हैं परिवर्तन और जिनके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। पौधे एवं जंतु ये अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो ध्यान रखना, पौधे और जंतु भी क्या करते हैं, अलग अलग अनुक्रिया करते हैं। आगे यहाँ पे हमको अगला टॉपिक दे रखा है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। आप सभी को वैसे पता होगा कि जंतुओं में, सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्र होते हैं। वैसे कौन कौन से, एक होता है तंत्रिका तंत्र और एक होता है अंतःस्रावी तंत्र। जबकि जो तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में हम आपको पहले बताते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतकों द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद में यहाँ पे जो ग्राही वाला टॉपिक है ये वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, तो आप अगर वैसे पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। बाकी ध्यान रखना कि जो कान होते हैं, कान ये सुनने के लिए और शरीर का संतुलन इसके ग्राही होते हैं ये। इसके बाद में आँख, ये प्रकाश ग्राही और देखने में हमारे सहायक है। जबकि जो त्वचा होती है ये तापमापी, गर्म और ठंडा और स्पर्श इससे के ग्राही होते हैं ये। इसके बाद में नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, वैसे जो अब की बार परीक्षा में आने का जिसका चांस ज़्यादा है वो है हमारे टॉपिक कौन सा, तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं। ध्यान रखना, परीक्षा में अभी तक तो सबसे ज़्यादा बार यही प्रश्न पूछा है कि जो तंत्रिका कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो ध्यान रखना, परीक्षा में अब की बार भी पूछ सकता है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना किसे कहते हैं हम, तो तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। और ये तंत्रिका कोशिका का क्या है, चित्र। तो इसका भी आप सभी को क्या करना है, अच्छे से चित्र बना ले और अच्छे से आना भी चाहिए हम उनको। तो यहाँ पे अच्छे से देख ले। इसके बाद में ध्यान रखना कि जो तंत्रिका कोशिका होती है ना वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कितने भागों से, 3 भागों से। पहली बात तो हमको इसमें तीनों भागों के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। जिसके तीनों भाग है, पहला भाग है द्रुमिका, दूसरा होता है कोशिका काय और तीसरा होता है तंत्रिकाक्ष। और तंत्रिकाक्ष को एक्सोन भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो द्रुमिका वाला भाग होता है, पहला वाला भाग, तो कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती हैं वो क्या होती है, ध्रुमिका। जबकि जो कोशिका काय होता है वो प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। किस में चलती है, कोशिका काय में। जबकि तीसरा भाग क्या होता है, ये तंत्रिकाक्ष होता है। इसका हमारे वैसे पाठ्य पुस्तक में भी प्रश्न है, उसमें भी आप अच्छे से देख सकते हैं। वैसे ध्यान रखना, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है ये वाला तंत्रिका कोशिका का जो भी चैप्टर है। आगे देखो, आगे दे रखा है कि सिनेप्स। तो ध्यान रखना, जो
इसमें दे रखा है यह तंत्रिका के अंतिम सिरे और अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है, और इस रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, सिनप्स कहते हैं। यह हमारे पाठ्यपुस्तक का भी प्रश्न है, तो इसका भी ध्यान रखें। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। आगे परीक्षा में ये अब की बार दे रखा है, ज्यादातर मॉडल पेपर में भी दे रखा है, प्रतिवर्ती क्रिया। तो ध्यान रखना, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, तो ये याद रखना है। इसका उदाहरण होता है जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना, ध्यान रखना ये इसका उदाहरण है। या फिर कई बार अपने क्या होता है, जो सुई चुभती है ना, उसमें भी किस प्रकार की अनुक्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। यह आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो अच्छे से याद रखें, दो परिभाषा सबसे ज्यादा याद रखनी है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं और प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। जबकि सिनेप्स वाला हमारे पाठ्यपुस्तक का दूसरा ही प्रश्न है, वहां से भी आप याद कर सकते हैं इसको। चलो आगे देखते हैं हम। इसमें आगे दे रखा है, जो भी उद्दीपन होते हैं वो सब ग्राही अंग जैसे ही त्वचा के संपर्क में आते हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारा कंट्रोल रहता है ना प्रतिवर्ती क्रिया का, वो किसके द्वारा रहता है, तो ध्यान रखना मेरुरज्जु के द्वारा रहता है। तब जाके पेशियां क्या करती है, खिंचाव करके, और इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेते हैं। चलो इसके बाद में अगला टॉपिक देखो। दे रखा है, अनुक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान रखना आपको, अनुक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली होती है ऐच्छिक, दूसरी अनैच्छिक, और तीसरी होती है प्रतिवर्ती क्रिया। ध्यान रखना, ऐच्छिक जो अनुक्रिया होती है ये अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा, अग्र मस्तिष्क के द्वारा। यह वैसे बहुत इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक रहेगा। वैसे वो पूछ तक सकता है कि भाई ऐच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो ध्यान रखना अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। और जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है उनमें बोलना और लिखना ये सबसे ज्यादा आता है, वैसे ध्यान रखना ये भी। चलो अगला दूसरा है अनैच्छिक क्रियाएं। तो ध्यान रखना, मध्य और एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। कौन सी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, जिसमें श्वसन और दिल का धड़कना, जो हमारी धड़कन होती है, यह अनैच्छिक क्रिया में आती है दोस्तों। इसके बाद में प्रतिवर्ती क्रिया, ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। काफी ज्यादा मोस्ट रहेंगे वैसे यहाँ पे। ये जो तीनों टॉपिक है, इन तीनों टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़ ले, वैसे ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और प्रतिवर्ती क्रिया में गर्म वस्तु छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना, जो आपने पिछले वाले में पढ़ लिया। इसमें जो आपको मैं इम्पोर्टेंट बताऊं बस उसी को आपको अच्छे से पढ़ना है, एक बात ये भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं, चलो देखो आगे, मानव तंत्रिका तंत्र। तो ध्यान रखना ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। जबकि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके सिर्फ 2 ही भाग है, एक मस्तिष्क और दूसरा होता है क्या, मेरुरज्जु। इसी तरह से जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, ये इसमें कौन कौन सम्मिलित भाग है, एक तो है कपाल तंत्रिका और दूसरी है क्या, मेरु तंत्रिका। ध्यान रखना, जो कपाल तंत्रिकाएं होती है वो मस्तिष्क से निकलती है, जबकि मेरु तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती है। तो ध्यान रखना, CNS का पूरा नाम क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जबकि PNS का पूरा नाम क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके बाद में मानव मस्तिष्क के बारे में अब देखो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। मानव मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का क्या होता है, केंद्र होता है। तो ध्यान रखना, अगर हमसे पूछे कि भाई शरीर का जो सभी क्रियाओं का जो केंद्र होता है वो क्या होता है, तो मानव मस्तिष्क होता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। तो ध्यान रखना, मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। अब यहाँ पे मोस्ट टॉपिक ये बनता है कि अग्र मस्तिष्क के क्या क्या कार्य है।
तो ध्यान रखना मस्तिष्क, ये जो अग्र मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क का सबसे जटिल और विशिष्ट भाग होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी। तो ये इसी को हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ध्यान रखना कार्य की बात आती है तो अग्र मस्तिष्क में, वैसे अन्य महत्वपूर्ण में मिलेगा आपको इसका प्रश्न, ये भी ध्यान रखना। तो इसका पहला काम होता है मुख्य मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। अगर मान ले परीक्षा में हमसे पूछे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य सोचने वाला भाग है, तो ध्यान रखना वो कौन सा है, अग्र मस्तिष्क है। अब ये भी ध्यान रखना कि ऐच्छिक क्रियाओं को कौन सा मस्तिष्क नियंत्रित करता है, तो ध्यान रखना अग्र मस्तिष्क। जबकि सूचनाओं को याद करने में भी अग्र मस्तिष्क काम आता है। जबकि शरीर की विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना और उनका समायोजन करना, यह भी किसका काम है, अग्र मस्तिष्क का। जबकि भूख से संबंधित जो भी है केंद्र, वो सब अग्र मस्तिष्क के कार्य। तो ये कार्य काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप अच्छे से देख लेना। दूसरा है मध्य मस्तिष्क। तो ध्यान रखना मध्य मस्तिष्क का काम क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, सिरों, गर्दन आदि की क्या, प्रतिवर्ती क्रिया। चलो इसके बाद अगला पेज देखते हैं। देखिए चलो, सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क का तीसरा भाग होता है। ठीक है, और इसके भी कितने भाग है, 3 भाग। ये पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें से छोटा वाला प्रश्न भी बनेगा। और ध्यान रखना ज्यादातर जो मॉडल पेपरों में प्रश्न है ना, वो प्रश्न यही है कि शरीर की स्थिति और संतुलन बनाना, ये कौन सा भाग काम करता है। तो ध्यान रखना ये काम किसका होता है, अनुमस्तिष्क का। तो ध्यान रखना पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला होता है अनुमस्तिष्क, दूसरा होता है मेडुला, और तीसरा होता है पोन्स। और जिसमें जो अनुमस्तिष्क होता है, ये शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। और जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है, उनका भी कार्य कौन करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है। आगे है मेडुला। तो ध्यान रखना मेडुला जो भाग होता है, वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है, जैसे रक्तचाप। और पंस वाला जो भाग होता है, ये भी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण, इनका क्या करता है, नियंत्रण करता है। अब देखो यहाँ पे आपको चित्र दे रखा है किसका, मस्तिष्क का। तो अच्छे से चित्र देख ले। यहाँ पे ध्यान रखना ये जो बीच वाला भाग दे रखा है, वो किसका भाग होता है, तो ये होता है मध्य मस्तिष्क। ध्यान रखना ये हमारी क्या होती है, खोपड़ी। और ये ऊपर का ये जो भाग है, ये क्या है, प्रमस्तिष्क। जबकि आगे का जो हमारा जो हिस्सा रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। अब ध्यान रखना बीच में यहाँ पे ये जो आपको व्हाइट नजर आया ना, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। जैसे ध्यान रखना हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यानी कि मास्टर की मास्टर ग्रंथि। वैसे ध्यान रखना ये जो है, ये वाला, तो ये क्या है, ये पीयूष ग्रंथि है। ध्यान रखना पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये परीक्षा में आने का वैसे ज़्यादा चांस है इसका, तो ये भी आप ध्यान रखें। बाकी ये जो पीछे का वाला भाग है, इसे अपन क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क। और ये क्या काम करता है, ये शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है कौन, अनुमस्तिष्क करता है। इसके बाद में मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा के बारे में आगे पढ़ते हैं। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित है होता है, और बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रगात अवशोषक का कार्य करता है। जबकि मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। ये प्रश्न आ सकता है, इसका भी ध्यान रखना। कभी मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है, तो रीढ़ की हड्डी करती है वैसे। ठीक है, चलो इसके बाद अगला, मैं आपको इसमें मोस्ट टॉपिक बता रहा हूँ, तो आप सब अच्छे से देख ले कि भाई कौन कौन से इसमें मोस्ट टॉपिक रहेंगे। चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, पौधों में समन्वय। देखो पौधों में क्या है कि गति होती है, एक तो वृद्धि पर, गति पर निर्भर न हो, और वृद्धि पर निर्भर गति। तो यहाँ पे इसमें आगे देखो, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। ठीक है, इसमें एक टॉपिक दे रखा है वैसे,
और वैसे ध्यान रखना ये आप पाठ्य पुस्तक से वैसे पढ़ सकते हो इनको, ठीक है, वैसे इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद में यहाँ पे दे रखा है आपको प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन और जलानुवर्तन। ये आप अच्छे से पढ़ ले। प्रकाश की तरफ यानी कि जो पादप में प्रवाह तंत्र होता है उसका प्रकाश की तरफ गति करना क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन। इसके बाद में पृथ्वी की तरफ, ठीक है, या फिर दूर गति करना क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन। जैसे जड़ की गति होती है ना, वो पृथ्वी की तरफ होती है, इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। इसके बाद प्रागनली की अंडाशय की तरफ गति क्या कहलाता है? रासायनिक अनुवर्तन। जबकि पानी की तरफ जड़ों की गति को हम क्या कहते हैं? जलानुवर्तन। आगे अगला टॉपिक है पादप हार्मोन। ये वे रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास और अनुक्रिया का क्या करते हैं? समन्वय करते हैं। तो ध्यान रखना, जो पेड़ पौधों की वृद्धि होती है वो सब किसके द्वारा होती है? तो पादप हार्मोनों के द्वारा होती है। अब देखो ये मुख्य पादप हार्मोन आप अच्छे से पढ़ लो, कन्फर्म है यहाँ से 1 या 2% जरूर बनेंगे, ठीक है। जैसे पहला पादप मुख्य हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। ध्यान रखना वो पूछेगा शाखाओं के अग्रभाग पर कौन सा हार्मोन बनता है? तो ऑक्सिन। कोशिका की लंबाई में वृद्धि कौन सा हार्मोन करता है? तो भी ऑक्सिन। जबकि प्रकाशानुवर्तन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो भी ऑक्सिन। तो ध्यान रखना ये जो 3 टॉपिक है ये ऑक्सिन हार्मोन ही इनका कार्य करता है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जिब्रेलिन। तने की वृद्धि में सहायक कौन सा हार्मोन है? तो जिब्रेलिन। तो आगे कोशिका विभाजन तीव्र करता है या फिर फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा? साइटोकाइनिन। ये ध्यान रखना, ये अभी भी आया था वैसे परीक्षा में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। बाकी परीक्षा में ये ज्यादा पूछा जा रहा है, ये मॉडल पेपर में भी ज्यादा दे रखा है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण ऐसा होता है? तो पत्तियां मुरझा जाती है तो कौन से हार्मोन के कारण? एब्सिसिक। तो ध्यान रखना ये 4 मुख्य पादप हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेरेलिन और साइटोकाइनिन और एब्सिसिकम, ठीक है, इनको बारे में आप अच्छे से पढ़ लें। अगला अपना मुख्य टॉपिक है जंतुओं में हार्मोन के बारे में। देखो हार्मोन ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं और विकास और वृद्धि का क्या करते हैं? समन्वय करते हैं। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां ये वे ग्रंथियां होती है जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है, जो हार्मोन कहलाते हैं। तो ध्यान रखना अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? वो ग्रंथियां होती है जो अपने उत्पाद किसमें स्रावित करती है? तो रक्त में स्रावित करती है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो हार्मोन के बारे में, ग्रंथियों के बारे में और इनके बारे में वैसे, ठीक है। अब अच्छे से पढ़ ले क्योंकि यहां से प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। सबसे पहला है थायरोक्सिन हार्मोन। तो ध्यान रखना जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो अवटु ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। वैसे अवटु ग्रंथि कहने का मतलब इसका दूसरा नाम होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को ही हम अवटु ग्रंथि कहते हैं। तो ध्यान रखना इसके द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो थायरोक्सिन हार्मोन है। ये कहाँ पाई जाती है? गर्दन में। इसका कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का क्या? उपापचय करना। बस ये इसका क्या क्या होता है? काम होता है। इसके बाद में ये भी ध्यान रखना कि जो अवटु ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, ये कहाँ होती है? गर्दन में। और ध्यान रखना इसमें थायरोक्सिन जो हार्मोन होती है अगर इसकी कमी हो जाए तो घेंगा रोग हो जाता है। ध्यान रखना घेंगा रोग के उपचार के लिए क्या जरूरी है? आयोडीन नमक जरूरी है, ठीक है। आगे दूसरी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। ध्यान रखना पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? वृद्धि हार्मोन। कौन सा? वृद्धि हार्मोन। इसका स्थान कौन सा होता है? मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। और इसका कार्य क्या होता है? वृद्धि और विकास का नियंत्रण करने का। इसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि। ध्यान रखना अधिवृक्क ग्रंथि तो कहाँ पाई जाती है? ये वृक्क के ऊपरी भाग में होती है, वैसे वृक्क के जस्ट ऊपर। और इनके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो कौन सा? एड्रीनलिन। अभी इसका कार्य क्या होता है? बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण और आपातकाल में रक्षा करने का काम करती है ये।
अगला है अगरनाश से। ध्यान रखना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वैसे ये सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट है ये अगरनाश से। ध्यान रखना अगरनाश से जो ग्रंथि होती है इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है, बहिःस्रावी ग्रंथि भी होती है। वैसे तो अभी हमारे इसमें दे रखा है कि इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो इंसुलिन है। वैसे एक और दो हार्मोन निकलते हैं इससे, एक दूसरे का नाम ग्लूकेगोन है वैसे, लेकिन ये हमारे लेसन में टॉपिक में नहीं है। लेकिन इंसुलिन हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ध्यान रखना। 100% कन्फर्म पूछेगा वो इसके बारे में, इंसुलिन के बारे में, ठीक है। अब ये ग्रंथि पाई कहाँ जाती है, तो उदर के नीचे, मतलब अपना जो अमाशय होता है ना उसके नीचे पाई जाती है। और इसका कार्य क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करना। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है वो कि रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इंसुलिन हार्मोन, अच्छे से याद रखें। अगला है वर्षण। ये वर्षण जो ग्रंथि होती है ये किस में पाए जाते हैं, पुरुषों में, जबकि अंडाशय किस में पाए जाते हैं, महिलाओं में। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, ठीक है। अब वो पूछेगा कि वर्षण के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है, जबकि यह हार्मोन होता है, ये लिंग हार्मोन होता है, कौन सा है, तो ध्यान रखना नरों में। नरों में वर्षण के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जबकि जो अंडाशय होता है ये महिलाओं में होता है। यानी कि अगर पूछे कि एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो मादाओं के द्वारा, यानी कि महिलाओं के द्वारा। कौन सी ग्रंथि से, अंडाशय वाली ग्रंथि थी, ये ध्यान रखना। इनका स्थान कहाँ होता है, पेट का निचला हिस्सा। बाकी यौन आरंभ से संबंधित परिवर्तन जितने भी होते हैं ना, ये सब इन्हीं हार्मोन के कारण होते हैं। तो ध्यान रखना वर्षण और अंडाशय के बारे में। तो ध्यान रखना वर्षण तो होते हैं किसमें, पुरुषों में, जबकि अंडाशय महिलाओं में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है। ध्यान रखना आयोडीन नमक क्यों आवश्यक है, थायराइड ग्रंथि के लिए, क्योंकि थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। चलो इसको पूरा पढ़ लेते हैं हम। तो अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर साल आता है इसका प्रश्न। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करना है। अच्छे से पढ़ ले आप इस टॉपिक को, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा, जिससे शरीर की संतुलन वृद्धि हो सके। अतः अवटु ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर पूछ ले कि भाई अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। आयोडीन की कमी से गला फूकता है, जिसे गोइटर बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोइटर, वैसे घेंगा कहते हैं, ठीक है, आप अच्छे से ध्यान रखें, घेंगा। आगे इसके बाद में दे रखा है मधुमेह। तो ध्यान रखना मधुमेह ये जो डायबिटीज होता है ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। वैसे ध्यान रखना जो मधुमेह डायबिटीज, इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। अब रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित भी कौन करेगा, तो इंसुलिन हार्मोन करेगा, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्राव किया जाता है, तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्राव किया जाता है। कारण देखो इसका, मधुमेह रोग होने का, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर रहा है। देखो बार बार वही टॉपिक दे दिया उसने, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसुलिन वाला, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ ले। और इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, तो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। किसका इंजेक्शन, इंसुलिन हार्मोन का। ठीक है, बाकी अपना पाठ यहाँ तक ही है। बाकी आप अच्छे से प्रश्न देख लो चाहे, और ये सब प्रश्न आपको अच्छे से याद भी होने चाहिए। हाँ ये बात आप ध्यान रखना। तो प्रश्न वैसे काफ़ी आसान रहेंगे, ठीक है।